नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज हम बात करेंगे जहां एक तरफ आपको बता दें कि प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू है। बताते चले कि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है और 2024 के चुनाव भी साथ लड़ने के लिए बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी की ओर से दिए जा रहे बयानों से तो कहानी कुछ और ही लग रही है। दरअसल जेजेपी के संरक्षक अजय चौटाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी को बूथ लेवल तक का संगठन खड़ा करना पड़ेगा ताकि पार्टी का वोट प्रतिशत 17 से बढ़कर 51 हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो 2024 के चुनाव में उपशब्द भी हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि जेजेपी की तरफ से ऐसी बयानबाजी पहली बार हुई है। इससे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बजट के बाद बजट की तारीफ तो की थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक टिस भी उनके बयानों में देखने को मिली। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर उनके 54 विधायक होते तो बुढ़ापा पेंशन पहले ही दिन 5100 रुपए कर दी जाती। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इन बयानबाजियों के क्या मायने हैं। आपकी इच्छाओं के अनुरूप ये 17.5% वोट जो पिछले चुनाव में मिले थे, ये 51% में भी तब्दील हो सकते हैं। फिर आप लोगों के आगे से ये उपशब्द भी हट सकता है, पर इसके लिए सबको मिलकर के प्रयास करने होंगे। ये तो चीज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं और सारे जानते हैं। अगर मेरे 45 होते तो 45 के साथ से पहले दिन बढ़ जाते। मगर गठबंधन है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसके अंदर दोनों पार्टियां चर्चा करती है, तो दोनों पार्टियां चर्चा करके ही फिर रेस पे आगे कदम उठाती है। तो 2024 के चुनाव से पहले बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। लगातार जेजेपी की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, जिससे कई तरह के सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने पेंशन को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 54 विधायक होते तो बुढ़ापा पेंशन पहले ही दिन 5100 रुपए कर दी जाती। तो वहीं अब जेजेपी के संरक्षक अजय चौटाला का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी का वोट प्रतिशत 17 से बढ़ाकर 51 हो जाए। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है तो 2024 के चुनाव में उपशब्द भी हट जाएगा। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होते जा रही हैं। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ 2024 के चुनाव लड़ने की बात हो रही है, साथ में तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको परिचय करवा देती हूं उनसे। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जेजेपी प्रवक्ता उमेश भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करती हूं उमेश जी आपसे। लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और आपकी तरफ से कई बार इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं। क्या मायने निकाले जाए इन बयानों का उमेश जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी का आया है, उसमें हमने बिल्कुल साफ कहा है कि गठबंधन का जो धर्म है, जो बड़े भाई और छोटे भाई के नाते से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई के नाते से और हम छोटे भाई के नाते से हरियाणा की सरकार में शामिल है, हम अपना गठबंधन धर्म पूरी तरीके से निभाएंगे। इसमें कहीं भी किसी तरीके से कोताही बरती नहीं जाएगी। हमारी तरफ से जो भी गठबंधन का धर्म होता है, जो भी आज तक का पिछले 4 साल के अंदर जो हमने निभाया है गठबंधन का धर्म, हम उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। तो ये साफ संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी ने दिया है सबको।
का इस तरह के बयान लगातार आपकी तरफ से सामने आ रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारे विधायक की जो संख्या 45 होती तो हम पहले ही दिन 5100 कर देते पेंशन। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। देखिए, जननायक जनता पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे हरियाणा की जनता के लिए किए हैं और जिनको पूरा करना जो है वो जननायक जनता पार्टी का फर्ज है। लेकिन सत्ता में चूंकि हम मात्र 10% के भागीदार हैं, तो हम जितने भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारे वादे हैं हम उनको पूरा करें। बात आती है वृद्धा पेंशन की, जिसमें कि हमने वादा किया 5100 रुपए। तो उस पर कुछ सवाल उठेंगे कि अभी जो बजट आया था उस बजट में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो 5100 रुपए की क्यों नहीं की गई है। तो उस पर ये बात रखी गई कि देखिए, हमारी सीधी सी बात है, हमारे पास में 45 का अभी आंकड़ा नहीं है। अगर हमारे पास में 45 का आंकड़ा होता तो हम पहली कलम से 5100 रुपए वृद्धा पेंशन को कर देते। और अब भी हमारी कोशिश है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कोशिश में है कि इसको कैसे भी 5100 पर लेकर जाए। तो ये पूरी, क्योंकि हमने जो कमिटमेंट की है, हमारी पार्टी जो कमिटमेंट करती है अपने मैनिफेस्टो में, हम अपने पूरे कमिटमेंट को पूरा करते हैं। और हमें 5 साल बाद दोबारा जनता के बीच में जाना है। जनता के बीच में जाकर हमें उनको जवाब देना है। हमने जो मैनिफेस्टो बात रखी है, हमें बताना है कि हमने कौन कौन से मैनिफेस्टो के अपने काम पूरे किए हैं। तो जब हम मैनिफेस्टो की बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा। लेकिन कहाँ हमारी कुछ कमियां हो पा रही है, उसकी वह जिक्र जो है दुष्यंत जी ने भी किया, अजय चौटाला जी ने भी किया, दिग्विजय जी ने किया। सबने इस बात का जिक्र किया है कि आज हम मात्र 10% की भागीदारी में है सरकार के अंदर, लेकिन 10% की भागीदारी में भी हमने 75% का जो नौकरी के अंदर हरियाणा के युवाओं के लिए। ठीक है उमेश जी, मैं लौट कर आऊंगी। अभी बहुत से ऐसे सवाल है जिनका आपसे मुझे जवाब लेना है। हम जो है पूरी तरीके से पूरी कोशिश में है कि 5100 रुपए कैसे वृद्धा पेंशन करवाया जाए। ठीक है, मैं लौट कर आऊंगी उमेश जी आपके पास। ओंकार जी, आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह से देखते हैं आप, इस तरह से लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है, आप इन बयानों को किस तरह से देखते हैं? देखिए दीपिका जी, मैं अपने भाई उमेश जी की टीस तो समझता हूँ, बीजेपी की टीस तो समझता हूँ कि 5100 नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास 45 सीट नहीं। अब जनता के बीच में जाना है और जनता लट लेके तैयार बैठी है। अब किसी तरीके तो बरगलाएंगे उसको। 5100 अगर इन्होंने कैंसिल करनी थी, गठबंधन करने से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। मेरे भाई अटल जी भी बैठे हैं, उमेश जी भी बैठे हैं। जरा जनता को ये तो बता दो, आज तक 3.5 साल बीत गए, क्या आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना? नहीं बना। इन दोनों पार्टियों में सिर्फ लूट खसूट की पहल हो रही है। ये बता दें, इनका अभी तक तालमेल नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी बजट सेशन से एक दिन पहले नैना चौटाला जी, जो दुष्यंत चौटाला जी की माता जी भी है, नैना चौटाला जी क्या कह रही थी सदन में कि दादरी में अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब पड़ी है। दीपिका जी, अल्ट्रासाउंड की मशीन मात्र 10 से 15 लाख रुपए की है। एक डिप्टी सीएम की माता ये कह रही है कि दादरी के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब पड़ी है। भाई कहाँ डिप्टी सीएम, कहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन? और इसका कारण क्या है? क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री अनिल विज के पास है। दूसरी तरफ बीजेपी का एक विधायक कह रहा था कि मेरे यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, जिस पर दुष्यंत चौटाला को अपनी सफाई देनी पड़ी। मतलब बीजेपी वालों के वो काम नहीं हो रहे जो जेजेपी वालों के पास विभाग है, और जेजेपी वालों के वो काम नहीं हो रहे जो बीजेपी के पास है। या तालमेल की कमी है, तालमेल है ही नहीं। अब देखिए डॉक्टर अजय चौटाला जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनता चाहेगी तो उप शब्द हटा देगी। तो उमेश जी, उप शब्द तो हट चुका है, ये तो आप चिंता ही ना करो, उप तो हट गया। अब ये कह रहे जनता चाहेगी तो 17% 51% पर ले जाएगी। जनता ने देख लिया किसान आंदोलन में, आपने जो वोट लिया था वो लिया था बीजेपी का विरोध करके। ठीक है ओंकार जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। प्रवीण जी, आपके पास आना चाहूंगी। गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देखिए काम भी अच्छे हो रहे हैं, बजट भी पेश किया गया है, जनता के हित में भी काम हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजियां, इससे तो कुछ और ही मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए दीपिका जी, पहली बात तो ये है कि राजनीति में जो भी राजनीतिक दल राजनीति कर रहा है, स्वाभाविक है उसकी राजनीतिक इच्छा होती है कि प्रदेश के शीर्ष पद तक पहुंचा जाए। जननायक जनता
उसी तरह की राजनीति या उसी तरह के सपने संजोए होंगे। और इनके पास तो 10 विधायक हैं। ओंकार जी की पार्टी वो भी चाहती है कि हमें सत्ता का शीर्ष मिल जाए जिसका विधायक ही एक है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को ये अधिकार भी है और ये राजनीति की भी इसीलिए जाती है कि सत्ता को प्राप्त किया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज दीपिका जी जो समझने वाली वो है कि आप सत्ता प्राप्ति के लिए रास्ता कौन सा अख्तियार कर रहे हैं। क्या आप जनता को झूठ बोल के बरगलाने का प्रयास कर रहे हो या जनता के मुद्दों को जनता के हित में उठा रहे हो। आपने रास्ता कौन सा अख्तियार किया है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ राजनीतिक दल हरियाणा के अंदर इस तरह के वायदे कर रहे हैं जो वायदे जो है मुंगेरी लाल के सपने बन के रह जाएंगे। इस राजनीतिक दल को हरियाणा की ना तो आर्थिक स्थिति का पता है, ना हरियाणा की जीएसडीपी का पता है, ना प्रति व्यक्ति आय का पता है। वो भी बड़ी बड़ी बातें कर देता है कि जी हम सत्ता में आए तो हम तो 7500 रुपये पेंशन कर देंगे, बुढ़ापा पेंशन। लेकिन अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि साहब रोड मैप क्या है, कहां से पैसे का प्रबंध होगा, किस मद का घटाएंगे, किस मद में बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन ये राजनीति है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको हक है अपनी इच्छा व्यक्त करना। अब जिस तरह से कोई चाहता है कि उसका नाम खत्म कर दे, अभी तो जनता तय करेगी कि जनता को क्या हटाना है। बिल्कुल प्रवीण जी, लेकिन इस तरह और भी कई तरह के बयान सामने आए हैं गठबंधन को लेकर भी। अभी मैं आपको सुनवाऊंगी। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इनेलो के गठबंधन पर जब सवाल किए गए हैं जेजेपी से तो भी उनके बयान सामने आए हैं। तो इस तरह की बयानबाजियां क्यों? जब आपकी गठबंधन की सरकार अच्छी चल रही है, सारी चीजें सही हो रही हैं, तो फिर एक तरह से इस तरह का बयानबाजी करने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, देखिए दो चीजें समझनी पड़ेगी दीपिका जी। जो जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो पोस्ट पोल अलायंस है, वो प्री पोल अलायंस नहीं है। मतलब हरियाणा की जनता ने इस तरह का मैंडेट दिया कि दो राजनीतिक दलों को मिलकर सरकार चलानी है। जब जनता ने यह मैंडेट दे दिया तो आपको जनता का यह मैंडेट स्वीकार करना पड़ेगा। अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे देती तो हमें गठबंधन की आवश्यकता ही ना पड़ती। मतलब जनता ने तय किया कि पूर्ण बहुमत नहीं देंगे, दो राजनीतिक दलों को मिलकर चलानी होगी। स्वाभाविक है, लोकतंत्र के अंदर दो राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करते हैं जो विचारधारा में आसपास होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना ले, संभव नहीं है। ये भी संभव नहीं था कि जेजेपी कांग्रेस के साथ मिल जाए, और ये भी संभव नहीं था कि चलिए एनएलडी के तो विधायक ही एक है तो वो तो इस परिस्थिति में नहीं थे। तो हमें जनता के मैंडेट को स्वीकार करना होता है, उसके हिसाब से सरकार चलानी होती है, और यही लोकतंत्र कहता है। लेकिन जहां तक बयानबाजी का सवाल है, एक बात तो मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, किसी भी व्यक्ति को, खासतौर पे वो व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, कुछ भी बोलते वक्त संयम बरतना बहुत जरूरी होता है। अपने शब्दों को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। और जब भी कोई राजनेता या जब भी सार्वजनिक जीवन जीवने वाला व्यक्ति अपने संयम को खोएगा या अपने शब्दों पे ध्यान नहीं देगा तो वो राजनीतिक रूप से उसका नुकसान उठाएगा। क्योंकि जनता पॉलिटिकली और खासतौर पे हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है। एक एक शब्द का मतलब समझती है और उसका विश्लेषण करती है जनता, और उसी हिसाब से फिर अपना चुनाव में निर्णय देती है। बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? कौन से बयान को जी? मैं सुन नहीं पाया, आप मुझे बयान बता दे फिर मैं बोलता हूँ। वेद प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। तो अब कौन से बयान की बात कर रही हैं आप? जी वेद प्रकाश जी, इसमें देखिए जेजेपी की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 से बढ़ाकर अगर 51 सीटें हो जाती हैं तो 2024 में उपशब्द भी हट जाएगा। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस बयान को? दीपिका जी, आपको, भाई प्रवीण जी को, भाई ओंकार जी को और भाई भाटी जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जजपा क्या कहती है क्या नहीं कहती है, हरियाणा की राजनीति में उसका कोई महत्व नहीं बचा है। जिस भावना से जजपा को जन समर्थन जनता ने दिया था, क्योंकि जजपा ने जो वोट मांगी थी वो भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर मांगी थी। परंतु जजपा ने भाजपा को जमुना पार तो नहीं भेजा, जमुना पार हरियाणा की जनता ने भेजा। जजपा ने उसे नलाया धुलाया और हरियाणियों के सिर पर लाकर बैठा दिया। इस बात से हरियाणा की जनता के अंदर जो बची थोड़ी बहुत साख थी जजपा की, वो खत्म हो गई। और दूसरा, जो उनके विधायक हैं वो ही उनके कंट्रोल में नहीं है। अभी आपने कल ही बयान सुना होगा बबली साहब का। बबली साहब तो भाजपा के अध्यक्ष को भी चुनौती दे रहे थे और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चुनौती दे रहे थे कि भाई तुम तो संगठन चलाओ, जनता ने हमको चुना है, सरकार हम चलाएंगे। ये अहंकार कहां से आया? ये अहंकार इसलिए आया कि भाजपा भी अंदर खाने
जजपा विधायकों को तोड़ चुकी है। देवेंद्र बबली जी हैं, आपका नारनौल से दादा गौतम जी हैं, सुरजन खेड़ा जी हैं, ये तो प्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ जा चुके हैं। और जब चुनाव का समय आएगा तो जजपा भी टिकेगा नहीं। जजपा मुख्यमंत्री बनने की बात कहे, उप मुख्यमंत्री बनने की बात कहे, जो भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना जजपा हरियाणा की जनता को दिखाना चाहती, जरूर दिखाए, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं रोक नहीं सकता। परंतु मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, यदि भाजपा और जजपा का गठबंधन हुआ तो हो सकता है उनके 2-4 विधायक जीत भी जाएं। अगर गठबंधन पहली बार, मुझे संभावना नजर नहीं आती, जिस तरह का माहौल है, भाजपा जजपा को तोड़ देगी और जजपा का कोई जनाधार नहीं बचेगा। वो कुछ भी दावे करे, हरियाणा में मुख्य जो लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में होनी है और जनता भी इस बात को समझती है। और जो कांग्रेस और भाजपा चुनावी वादे करेगी उसी को जनता मानेगी, वरना कोई कुछ भी कह दे, कोई बहुत ज्यादा जनता पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेद प्रकाश जी लौट कर आऊंगी आपके पास। उमेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बीते दिनों एक अजय सिंह चौटाला जी से जब इनेलो के साथ गठबंधन को लेकर भी सवाल किया गया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि बड़ों का फैसला है और ओपी चौटाला साहब जो चाहेंगे वैसा फैसला लिया जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 2024 का चुनाव आप समर्थन में आपको लड़ना है या अलग होकर लड़ना है, और अगर गठबंधन में लड़ना है बीजेपी के साथ या इनेलो के साथ, तो जो भी बयानबाजियां, एक तरफ से आपकी तरफ से बयान सामने आता है कि बीजेपी के साथ आपको गठबंधन में रहना है और दूसरी तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो एक स्पष्टता क्यों नहीं है आपके बयानों में? देखिए मैं पहले तो ओंकार जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने नेशनल चैनल पर ये बात कबूल कर ली कि उप शब्द तो हट चुका है। तो सीधी सी बात है, उन्होंने भी कबूल कर लिया है कि मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत चौटाला जी बनने वाले उप शब्द हट चुका है। और जहां तक बात करेंगे, बयानों की बात करें, तो बयान में आपको क्लियर कर देता हूं कि कल भी रेवाड़ी में जो बयान आया अजय चौटाला जी का, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि हम अपने गठबंधन धर्म के साथ चलेंगे। हमने अपने बड़े भाई के नाते से भारतीय जनता पार्टी को माना है यहाँ पर हरियाणा के अंदर, हम उनके साथ मिलकर अगले जो चुनाव है, जो भी चुनाव आते हैं, चाहे वो तीनों अपने जो नगर निगम के चुनाव है वो भी और जो विधानसभा के चुनाव है भी, वो भी हम जो है गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। लेकिन देखिए, जहां तक बात करें हम इच्छाओं की, तो इच्छाओं पर किसी का रोक नहीं है। हमारी इच्छा है, मेरी अपनी इच्छा है कि दुष्यंत चौटाला जी जो है हरियाणा के सीएम बने। और ये मेरे लिए जननायक जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने लीडरान हैं, सबकी इच्छा है कि उप शब्द हट के मुख्यमंत्री शब्द बने और मुख्यमंत्री शब्द बनने के बाद दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सीएम के पद को सुशोभित करें। ये हमारी सबकी इच्छा है। अब बात आती है कि इच्छाएं कैसे पूरी हो। देखिए, ये इच्छाएं 51 सीट से भी हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे अगर महाराष्ट्र की बात करें या बिहार की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा थी और वहां पर क्या उन्होंने नीतीश को या वहां पर सीएम उन्होंने शिंदे को नहीं बनाया? क्या ये भी किया इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने वहां कम सीटें उनकी थी और ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन उन्होंने वहां पर उनको सीएम बनाया। तो कुछ भी संभावना का खेल है हमेशा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 में आप कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड बस खाली, एक सेकंड बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो हालात है वो ये है कि इनके अंदर, खुद के अंदर इतनी लैग पुलिंग है कि इनको किसी की जरूरत नहीं इनको डुबोने के लिए। इनके पास में शैलजा गुट अलग है, इनके पास में हुड्डा गुट अलग है, दीपेंद्र जी का भी एक अपना गुट बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हर आदमी का अपना एक अलग गुट है। तो हमारे तो कम से कम एक ही सीएम का नाम है दुष्यंत चौटाला, इनके यहाँ तो 50 सीएम घूम रहे हैं, वो अपने 4-4 3 विधायकों को लेकर घूम रहे हैं। तो इनकी तो उम्मीद ही नहीं आने की। तो जमुना पार मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी जाएगी। तो आने वाले समय में जमुना पार तो कांग्रेस जा चुकी है। और जहां तक इनेलो की बात करें तो जब वो एक विधायक के बाद में सीएम का सपना देख सकते हैं, तो हम तो 10 विधायक हैं हमारे पास, तो हम आगे क्यों ना बढ़ने की कोशिश करें? वो तो एक विधायक से सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। आप बयानों को देखें, कल का बयान देखें, अजय चौटाला जी का कल का रेवाड़ी का बयान है कि हम गठबंधन धर्म को निभाएंगे और जो हमारा जो नाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, हम अगला जो विधानसभा का चुनाव है मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल। प्रवीण जी, आपने उमेश जी की बातें सुनी होंगी, जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, और साफ तौर पर देखिए आकांक्षाएं सबकी होती हैं और मुख्यमंत्री बनने की भी उन्होंने आकांक्षा जाहिर की। क्या कहना चाहेंगे उनके बयान पर आप?
देखिए, पहली बात तो ये है, मैं तो पहले कह चुका हूं कि हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है, ये इच्छा रखता है, हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ये इच्छा रखता है कि हमारा नेता जो है वो प्रदेश के शीर्ष पद तक पहुंचे। तो भाटी जी भी अगर इच्छा रख रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन भाटी जी ने जो उदाहरण देके बिहार और महाराष्ट्र की बात की, थोड़ा समझना पड़ेगा। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये आप निश्चित मान के चले। हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रखने का अधिकार दिया और लोकतंत्र भी इस बात की इजाजत देता। लेकिन भारतीय जनता, देखिए भाटी जी ने जब ये तर्क दिया तो जो बात मैं कह रहा था वही भाटी जी कह रहे हैं कि अगर वो 10 विधायक की पार्टी होंगे, मुख्यमंत्री का बनने की इच्छा रखते हैं तो क्या गलत करते हैं। ओंकार जी तो एक विधायक के साथ कर रहे हैं, वो तो लगातार डिबेट में बोलते हैं। तो जब एक विधायक वाला प्रवक्ता अगर अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो भाटी जी को तो उससे ज्यादा अधिकार है इस बात का। लेकिन देखना ये है कि हरियाणा की जनता किसको ये सत्ता सौंपती है, हरियाणा की जनता किसकी बात पर विश्वास करती है, वो महत्वपूर्ण है। ना तो विद्रोही जी के कहने से कोई अंतर पड़ने वाला है, ना भाटी जी के, ना मेरे से। क्या हरियाणा की जनता को करना है, और हरियाणा की जनता मैंडेट उसके हक में देती है जो अपनी कही बात पे अमल करता है। अब देखिए, हमारे यहाँ पे जो 2 राजनीतिक दल तो वो हैं जिनको हरियाणा की जनता ने कई बार आजमा लिया। कांग्रेस बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही, INLD भी सत्ता में रही है, और जब जनता ने आजमा लिया और जनता को लगा कि साहब आप जब सत्ता में आते हो तो आप जनता को लूटते हो, और जब आप विपक्ष में हो तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, इसीलिए जनता ने नकार दिया। और जनता जब किसी राजनीतिक दल को आजमा चुकी होती है तो उसको एक बार नहीं 3-3 बार अगर उसको नकार देती है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा जनता उसको स्वीकार करती है। क्योंकि जनता ये कहती है कि साहब बदल क्या गया ये तो बताइए। अब आप जो बात कह रहे हैं जब आप सत्ता में थे तब आपने ये क्यों नहीं किया। आज अब हमें झूठ बोल के बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो सत्ता में थे तब तो आपने ये कुछ किया नहीं। आज अब हमें कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जिस तरह के वायदे कांग्रेस की तरफ से या INLD की तरफ से हो रहे हैं, जनता जागरूक है, जनता बेहतर समझती है, और हरियाणा की जनता विशेष तौर पर बहुत जागरूक है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। ठीक है, आखिरी कमेंट ले लेती हूँ। ओंकार जी, आपसे शुरुआत करती हूँ मैं। आखिरी कमेंट आपका, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी ओंकार जी, आपने जवाब सुने। प्रवीण जी ने जिस तरह से आपके सवालों के और आपने जो मुद्दा उठाया था उसका जवाब दिया। अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कि इन दोनों गठबंधन वाली पार्टियों में आपस में ही विरोधाभास हो गया। पहले तो एक सीएम था, अब 2 सीएम हो गए। एक दुष्यंत सीएम बनने को तैयार है, खट्टर साहब बनने को तैयार है। तो इनकी जो कैसे चलेगी आगे। दूसरी बात, भाटी जी कह रहे थे हम तो गठबंधन में ही लड़ेंगे। अरे भाई तुम कैसे लड़ोगे जब तक बीजेपी नीचे आएगी। अभी बीजेपी वाले तो मुंह नीचे करके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या क्या दिया इन्होंने। बात सीधी सी है, आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। आप किसी वर्ग को उठा लीजिए, सरपंच कल कूच करने को तैयार है, और इनका सरपंच का पंचायत मंत्री बबली, और ना तो अपने प्रदेशाध्यक्ष, ना बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष को चुन रहा है, ना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन रहा है। इन दोनों में लेग पुलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। अब चक्कर है इन्होंने बहाना ढूंढना है। क्या बहाना ढूंढेंगे? जेजेपी के पास तो बहाना बहुत सख्त है। हमने 5100 पेंशन करनी थी, आपने करने नहीं दी, आप अलग हो हम अलग हो। ये बहाने ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं है। और ये स्वार्थ का गठबंधन था दोनों पार्टियों की। अत्रे जी ने बोला कि विचारधारा अगर मिलती हो, दोनों पार्टी की विचारधारा कहां मिल रही थी? चुनाव से पहले तो एक दूसरे को कहां पहुंचाने की बात कर रहे थे। विद्रोही ने बताया यमुना पार, और उसके बाद नला बुला के उन्हीं की गोदी में बैठ गए। इन दोनों की विचारधारा कोई नहीं मिली। इन्होंने तो सिर्फ स्वार्थ के लिए, प्रदेश की जनता को लूटने के लिए। और ठीक है ओंकार जी, आपके सवालों का जवाब मैं लूंगी अभी जेजेपी और बीजेपी की ओर से। लेकिन अभी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप लोग बने रहिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला
नेतृत्व दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में रिकॉर्ड 33.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से अधिक MOU हुए हैं। इसमें 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बुंदेलखंड, पूर्वांचल सहित चंदौली, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फतेहपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच जैसे आकांक्षी जनपदों में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। नए भारत का ग्रोथ इंजन। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जिस तरह से बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले जिस तरह से ओंकार जी ने आरोप लगाए थे, इसी पर मैं आना चाहूंगी। प्रवीण अत्रे जी, आपने सुने होंगे जिस तरह से ओंकार जी बयानबाजी कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बबली हैं, वो जेजेपी के कार्यकर्ता है और जेजेपी के कोटे से ही सरकार में मंत्री हैं। तो ये विषय तो विशुद्ध रूप से जननायक जनता पार्टी का है कि वो अपने किसी कार्यकर्ता के साथ क्या व्यवहार करती है या वो क्या निर्णय लेती है, ये उनको लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे विरोधी मित्रों की परेशानी का कारण बना हुआ वो है हरियाणा के अंदर हो रहा विकास। देखिए, इस हरियाणा के अंदर जिस तरह की व्यवस्था दीपिका जी पहले थी, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, नौकरियों के अंदर पर्ची खर्ची, बंदरबाज, जिस तरह के हालात थे हम सबने देखे हैं वो हालात। मनोहर लाल जी ने जैसी सत्ता संभाली, उन्होंने इस व्यवस्था पे चोट, उन्होंने जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, इसके ऊपर चोट की। पूरे हरियाणा में समान विकास, हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये घोषणा मनोहर जी ने की थी पहले। फिर पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़क निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए विधायक को मिलेंगे, ये इस सरकार में हुआ। सबसे बड़ी बात, इस सरकार से पहले जो सरकार की योजनाएं थी, जो थोड़ी बहुत थी उस वक्त,
उनका फायदा भी उन लोगों को मिलता था जो उसके पात्र ही नहीं थे। मतलब इस तरह के हालात थे, जो आदमी योजनाओं के लिए पात्र था या जरूरतमंद था उस तक तो योजना ही नहीं पहुंचती थी। ये तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कह चुके हैं, उन्होंने तो अपने वक्तव्य में कहा है कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचे। तो इस तरह के हालात इस हरियाणा प्रदेश के अंदर थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पात्र व्यक्ति तक हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे ये सुनिश्चित किया। आपको याद होगा जिस वक्त पहली बार इस हरियाणा सरकार ने डीबीटी किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब बुढ़ापा पेंशन सीधा बुजुर्गों के खाते में जाएगी। विरोध करने वाले यही लोग थे, ओंकार जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी की पार्टी के लोग, और लगातार विरोध किया। विरोध में तरफ भी बड़े अजीब थे कि बुजुर्गों का तो खाता नहीं होता, गांव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्ग बैंक में कैसे जाएगा। अब समझने वाली बात थी कि इस तरह का विरोध इस वजह से था कि जैसे ही डीबीटी किया उसको आधार से जोड़ा तो 3.25 लाख पेंशन तो ऐसी पाई गई कि उन लोगों के नाम से जा रही थी जो इस दुनिया में नहीं थे। अब हिसाब लगाइए दीपिका जी कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा था, जिन लोगों की जेब में जा रहा था उनको तकलीफ होनी शुरू हो गई। इस तरह की व्यवस्था थी। 1132 करोड़ रुपया डीबीटी की वजह से हरियाणा सरकार का बचा, मतलब हरियाणा प्रदेश की जनता का बचा। अब सवाल फिर ये खड़ा हो जाता है कि ये 1132 करोड़ रुपया किसकी जेब में जाता था। तो जिन लोगों को इन योजनाओं से परेशानी होनी शुरू हुई, जो इन योजनाओं से जो तकलीफ में आने शुरू हुए, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। पढ़ी लिखी पंचायत का विषय आपके सामने है। जब सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायत होगी ये निर्णय लिया तब भी विरोध करने वाले यही लोग। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके जब इनको पता लगा कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है तब इनकी पोल जनता के सामने खुली है। अभी जैसे ई-टेंडरिंग का विषय है जिसका हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, जब ये मामला हाईकोर्ट में गया, कुछ सरपंच प्रतिनिधि हाईकोर्ट में गए स्टे लेने के लिए, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया और टिप्पणी क्या की वो भी देखने वाली बात है। हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि सरकार ये पारदर्शिता के लिए जो योजना लेके आई है बहुत बेहतर है, ये हाईकोर्ट ने कहा। तो कहीं ना कहीं जब पारदर्शिता आती है, जब ईमानदार सरकार काम करती है तो कुछ लोग विरोध क्यों करते हैं, जनता इस बात को बेहतर जान के लिए जनता को समझ में आना शुरू हो गया। अब जैसे बीपीएल कार्ड की बात कीजिए, 12 लाख बीपीएल कार्ड इस सरकार ने एक क्लिक से बनाए, इसका जिक्र कोई नहीं करता। लेकिन 9 लाख बीपीएल कार्ड दिए, हो हल्ला मचना शुरू हुआ, जबकि 3 लाख कार्ड तो ऐसे लोगों के थे जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे थे। 72,000 कार्ड ऐसे लोगों के थे जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, उनके बीपीएल कार्ड बने हुए थे। अब सरकार अगर ये कहती है कि जो पात्र व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जिसको नियम अनुसार योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसको तो लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन जिन लोग जो पात्र नहीं है, जो सक्षम है, वो योजना का लाभ ले रहे थे। और सरकार ने जैसे ही व्यवस्था को बदला तो विरोध में कौन खड़ा हुआ कि ओंकार जी जैसे, विद्रोही जी जैसे, उन्होंने आगे आलोचना करनी शुरू की। तो ये आलोचना किस तरह की है जनता बेहतर जानती है। और जिस तरह से किसान भाइयों को सरकार ने लाभ देना शुरू किया, आपको याद होगा इस सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल बनाया। इस पोर्टल में किसान जो है वो पूरी डिटेल अपनी डालता है, उसके हिसाब से उसका एक दाना एमएसपी से सरकार खरीदती है। विरोध करने वाले लोग कौन थे? ओंकार जी, विद्रोही जी। क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि किसान की तो फसल उससे पहले बिकती नहीं थी, लेकिन दूसरे कुछ लोग बाहर से फसल ला के एमएसपी पे मंडियों में बेच के पैसा कमा जाते थे। नुकसान किसको हो रहा था? हरियाणा प्रदेश के किसान को। जब जनता सरकार ने इस योजना के माध्यम से किसान को लाभ देना शुरू किया तो तकलीफ में कौन लोग आए। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों को क्यों तकलीफ थी? क्या पैसा इनकी जेब में जा रहा था? ये तकलीफ क्यों थी? तो इस तरह से जितना परिवर्तन हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर, जितनी पारदर्शिता इस सरकार लेके आई, लगातार विपक्ष के साथियों को उससे परेशानी होनी शुरू हुई और वो लगातार अनर्गल बयानबाजी, अनाप शनाप आलोचना, इस तरह के गैर तथ्यात्मक आलोचना उन्होंने करनी शुरू की। लेकिन जनता ने इसको समझना शुरू किया और देखिए जब 2024 का चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आएगी मोदी के नेतृत्व। जी, वेद प्रकाश जी बड़े गौर से सुन रहे थे आप सारी बातों को, और यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रवीण जी ने कहा कि विकास जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष परेशान नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ना तो हम विकास से परेशान हैं। अगर विकास होता तो हरियाणा के अंदर भाजपा के प्रति विरोध की भावना क्यों होती? भाजपा की हालत क्या है? 2 साल से ये ढंग से कहीं जल से नहीं कर पा रहे, कहीं जल से करते हैं पुलिस के संगीनों के सायों में तो लोग नहीं आते। अब भाई अत्रे जी हमको भाषण दे रहे थे बुढ़ापा पेंशन का, अभी हाई कोर्ट में ही मामला चल रहा है, इन्हीं के राज्य का मामला। ये तो भुट्टो को पेंशन देके 1000 करोड़ रुपए हड़प चुके, ये तो हाई कोर्ट में चल रहा है, मेरे पास तो है नहीं। और अभी पिछले दिनों अरे हाई कोर्ट में चल रहा है, आपके अधिकारियों ने भुट्टो को पेंशन देकर करोड़ों रुपए बढ़ा लिए। अब हाई कोर्ट में जवाब देखते हैं आप क्या देते हो। हाई कोर्ट में जवाब दीजिए, मेरे को मत दीजिए, ये आप जवाब हाई कोर्ट में दीजिए। तो किसी ने दिया तो है ना, कोई कर दिया
पर ये तो आपने माना कि करोड़ों रुपए खा गए, वो आपके राज के हैं, हमारे टाइम का नहीं है सर। तो अरे सर 2013-14 से शुरू हुआ है वो, हम उसके बाद आपका राज आ गया। जब हमारा देखिए, हमारे राज से शुरू, हमारे राज के देखिए प्रवीण जी आप सुन लीजिए, हम तो आपके बीच में बोले नहीं, हमारे राज के अंतिम वर्ष से शुरू हुआ। मैं तो आपको डेट बता रहा हूं, 2013-14 से शुरू हुआ, हमारे चुनाव आए, आपकी सरकार आ गई, उसको रोकना हमारा काम था या आपका था? ठीक है, जो आज का मेरा मुद्दा है मैं उस पर वापस लौट कर आती हूँ। उमेश जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरह से यही सवाल होगा मेरा कि गठबंधन की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अच्छे काम कर रही है, ठीक है, बजट भी अच्छा है, पेंशन भी बढ़ी है, जनता के हित में काम हो रहे हैं, फिर ये टेस्ट बार बार क्यों देखने को मिल रही है? इस तरह की बयानबाजी क्यों बार बार? आवाज नहीं आ रही है, मुझे फोन कट गया है। जी सुन पा रहे हो उमेश जी? मुझे लगता है कुछ उनके पास आवाज नहीं जा रही है। ओंकार जी आपके पास आना चाहूंगी। ओंकार जी सुन रहे हैं? दीपिका जी जी हाँ जी सुन रहा हूं। दीपिका जी मेरे भाई अत्रे जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, याद करके आए, रट करके आए, क्योंकि हर बार एक ही भाषण होता है, विकास विकास विकास। लेकिन विकास के चक्कर में क्या हो रहा है सारी दुनिया तो क्या आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से कोई विकास नहीं किया गया है? मैं उसी पे आ रहा हूं। इस बार का बजट देखिए, 64,000 करोड़ का कर्जा और लिया गया, जिसमें से 35,220 करोड़ रुपए का भुगतान है ब्याज का और पुराने कर्ज का। मतलब हमारे में एक कहावत है पंजाबी में, दाढ़ी से मूछें लंबी। इस सरकार की दाढ़ी से मूछें लंबी हो चुकी हैं, ये सरकार का काम खत्म है। आप ये देखिए जब नहीं ओंकार जी मैं ये पूछना चाहूंगी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा है, विकास के नाम पर कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। 2,000 करोड़ का सरप्लस था 1966 से लेकर 2004 तक, जब कांग्रेस की सरकार थी। 67,000 करोड़ का कर्ज था प्रदेश पर 10 सालों में, और अभी 9 साल नहीं हुए हैं इस सरकार के। 3.25 लाख करोड़ के करीब कर्ज हो जाएगा 64,000 डालकर। आप कर्जे के पैसे से इंडस्ट्री लगाइए, संरचनात्मक ढांचे में विकास कीजिए। आप कर्ज के पैसे से क्या कर रहे हैं? ये वहां महोत्सव मना रहे हैं, ये कर्ज के पैसे से घी पी रहे हैं। वो घी विकास नहीं कहलाता। अगर उससे पैसे से विकास कार्य होंगे तो बात बनेगी जनता की। लेकिन विकास कार्य कहाँ है? अम्बाला कैंट में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, विकास के नाम पर घोटाले ही घोटाले हैं। जिस दिन ये नीचे उतरेंगे कुर्सी से, उस दिन जनता को पता लगेगा कितने पैसे विकास में लगे और कितने इनकी मंत्रियों की जेब में गए। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर ज्यादा ईमानदार सरकार है, अपने मंत्रियों और एमएलए का, अपने प्रदेश प्रवक्ताओं का प्रॉपर्टी की लिस्ट जो वायरबल कर ले, प्रॉपर्टी की लिस्ट डिक्लेयर कर दे जो 2014 में थी और जो आज है, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। विधायक जो 2014 में बैंक के कर्जे के नीचे थे, आज कहां पहुंच के अरबों रुपए के मालिक है। ये वो विकास है जो इन्होंने किया। विकास के नाम पर इन्होंने प्रदेश की जनता को लूटा। आज देख लीजिए कौन सा वर्ग खुशी है? पटवारी खुशी है, सरपंच दुखी है और किसान दुखी है, सारे दुखी है। कोई वर्ग, एक वर्ग बता दे, बीपीएल कार्ड काट दिए इन्होंने, पेंशन बंद कर दी इन्होंने, और ये अपने आप को दिखा रहे हैं हमने ट्रांसपेरेंसी करी, इतने लाख लोगों की पेंशन काटी। ये तो 2024 में आपको पता लगेगा। जनता को जैसे लाइन में आपने खड़ा किया वैसी लाइन में आप खड़े होंगे। जी अपने नंबर तो काट दिया, तो फोन करेंगे दोबारा। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बात कह रहा हूं कि ओंकार जी ने जो बात कही है कि प्रवक्ता अपनी प्रॉपर्टी को साया करे, मैं तैयार हूं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ओंकार जी जोश जोश में कह तो चुके हैं, लेकिन इनके नेता के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए ऐसी बात बोल लेंगे। ओंकार जी आपके सवाल का जवाब तो यहीं पे मिल गया, प्रवीण जी ने कह दिया। आपने जैसे कि कहा प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए, आपके सवाल का यहीं पर जवाब मिल गया। और दूसरी बात देखिए, ऐसा है, ओंकार जी ने बात की प्रदेश के बजट की,
ओंकार जी की पार्टी का हालांकि बजट से कुछ ज्यादा लंबा थोड़ा संबंध तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पिछले बजट के अंदर हमारे यहाँ हरियाणा का फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो है मात्र 2.9% ऑफ जीएसडी थी, जो 3.29% था उसको घटा के 2.96 पे ले गया। अब ये कहते हैं कि साहब कर्ज ले रहे हैं, विकास तो हो ही नहीं रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पिछला बजट मनोहर जी ने पेश किया 57,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिससे विकास होता है, जिससे आपके स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, जितने ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस हरियाणा प्रदेश की स्थिति 2014 तक ये थी दीपिका जी कि मात्र 4,550 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था हुड्डा साहब के आखिरी बजट का, मात्र 4,550 करोड़, और यहाँ कितना है 57,000 करोड़ रुपए। हुड्डा साहब का आखिरी बजट मात्र 37,500 करोड़ का था। यहाँ पिछला बजट कितना पेश किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने? 1,87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। हमारी जीएसडीपी 2014 के मुकाबले दुगने से ज्यादा हो चुकी है, 9,90,000 करोड़ रुपए हो चुकी है, जो 4.5 करोड़ की बात। पर कैपिटा इनकम 1,27,000 से 2,96,000 हो चुकी है प्रदेश की। प्रदेश का औद्योगिक विकास इस स्तर पे हुआ, 1,60,000 छोटे बड़े मुझोले उद्योग पिछले 8 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर लगे हैं। लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश होता है प्रदेश के अंदर इस सरकार के कार्यकाल के दौरान। 12 लाख युवाओं को प्राइवेट उद्योगों के अंदर समायोजित किया जाता है, 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मिलती है, और इस बजट के अंदर बाकायदा 65,000 सरकारी नौकरियों की डिक्लेरेशन होती है, जो बाकी बजट टेन्योर के अंदर लगने वाली है। जो ये कह रहे थे ना कि जो सरप्लस था पहले, देखिए हैरानी कहां होती है। 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज था हरियाणा प्रदेश के अंदर 2004। कांग्रेस की पार्टी की सरकार आने के बाद ये जो बार 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ ये बिजली कंपनियों का जो 27,000 करोड़ उसको छुपा लेते, 1 लाख करोड़ का कर्ज था। अब ये कहते हैं देखिए इन्होंने तो 57,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है पिछले बजट के अंदर। अगर बजट को पढ़ेंगे नहीं, बजट की फिगर नहीं देखेंगे, तो आप चैनल पर कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि जनता को कौन सा पता होता है इन बातों का, आप जो भी झूठ बोलो चल जाएगा आपका। लेकिन जनता, मैं बार बार कह रहा हूं, हरियाणा की जनता तो बहुत जागरूक है इस विषय में। इस हरियाणा के अंदर 2013-14 के अंदर हुड्डा साहब की जब आखिरी सरकार थी, जो गेहूं की खरीद हुई थी मात्र 36 लाख मीट्रिक टन। इस सरकार ने पिछली गेहूं की खरीद जो है 74 लाख मीट्रिक टन। अब मुझे एक बात समझनी बहुत जरूरी है, 36 लाख मीट्रिक टन और 74 लाख मीट्रिक टन में जो ये अंतर आया किस वजह से आया? और ओंकार जी जो इतनी बात करें, देखिए हमारा जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान जो है बहुत बड़ी तादाद में है। आपने कभी किसान की सरसों नहीं खरीदी एमएसपी पे, कभी आपने मूंग नहीं खरीदा, कभी आपने मक्का नहीं खरीदा। हाँ, बाजरा आपने आखिरी साल में एक बार जरूर खरीदा, उससे पहले कभी बाजरा नहीं खरीदा। अब ये सरकार जो है 14 फसलें एमएसपी में खरीद रही है। 2 फसलों का पैसा गेहूं और धान का केंद्र से आता है, बाकी 12 फसलें सरकार खुद खरीद रही है। कहां से वो पैसा आ रहा है? वो पैसा इस हरियाणा की जनता का, इस सरकार ने जो पहले लूट हो रही थी उस लूट को पारदर्शिता से बचाया, और जो पैसा आया वो किसान भाइयों पे खर्च करना शुरू किया। वो योजनाओं से पता लग रहा है। हालात ये है कि हमारे पड़ोसी प्रदेश के अंदर किसान बाजरा उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, तो हरियाणा में आते हैं बेचने। राजस्थान का किसान अपना बाजरा लेकर हरियाणा में मजबूर हो गया था आने के लिए, क्योंकि हरियाणा राजस्थान सरकार 1,000 रुपए दे रही थी भाव, यहाँ पे भाव हो गया था 2,250। अब किसान की फसलों के दाम, अब बाजरे का उदाहरण ले लीजिए, 1,250 से 2,350 पे पहुंच गया, मतलब दुगने से ज्यादा हो गया। तो जब इस सरकार ने किसान भाइयों को इस तरह की योजनाओं को लाभ देना शुरू किया कि अब 85% तक सब्सिडी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के ऊपर इस सरकार ने देनी शुरू की। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर किसान को 3 लाख रुपए तक का कृषि लोन जो है, अगर वो समय पे चुकाता है तो 0% ब्याज है। अब ये सरकार ने करके दिखाया है। जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन की तरफ किसान भाइयों को शिफ्ट किया, युवाओं के लिए एक फंड स्थापित कर देती है सरकार 250 करोड़ रुपए का, जिससे कि युवा ग्रामीण प्रदेश के अंदर अपने स्टार्टअप शुरू कर सके, अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके, वही सरकार ने किया है। युवाओं की ट्रेनिंग के लिए, कौशल विकास ट्रेनिंग के लिए प्रावधान किया, 200 करोड़ रुपए का फंड हरियाणा सरकार ने स्थापित कर दिया है। तो जो सरकार लगातार युवाओं को इस स्थिति में ला रही है कि वो रोजगार देने वाले बने, उस सरकार की आलोचना करते हैं। प्रवीण जी, मुझे लगता है ओंकार जी आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। उमेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी उमेश जी, आपसे यही सवाल, मैं जिस मुद्दे पर हमारी चर्चा है उस पर पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास हो रहे हैं, जनहित में काम हो रहे हैं, तो ये टेस्ट बार बार क्यों देखने को मिल रही है? नहीं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी के साथ साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो हरियाणा की बात कर रही है, गठबंधन की सरकार में दोनों है, ये गठबंधन की सरकार है, और ये दोनों ही जो नेता हैं ये बहुत ही सक्षम है। और हरियाणा प्रदेश के जो है अग्रज, जो नंबर 1 का नारा जो कांग्रेस सरकार ने दिया था, जिन्होंने नंबर 1 तो नहीं बना पाए थे, उन्होंने जो है पता नहीं कौन से नंबर पे ले जाके छोड़ दिया था हरियाणा को। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने इस हरियाणा को
इस पूरे देश के अंदर नंबर 1 बनाने की कोशिश की है और नंबर 1 बनाने की कोशिश में हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। और जिस तरीके से मेरे भाई अत्रे साहब ने पूरा डिटेल एक एक चीज इनको जो है समझाई है, शायद इनको बहुत ढंग से समझ आ गया हो, लेकिन फिर मैं दोबारा समझा देता हूं कि आने वाला जो समय है, आने वाली जो सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी और अपनी जननायक जनता पार्टी दोनों मिलकर बना रही है। इनका दोनों का, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का दूर दूर तक कहीं सत्ता की तरफ भी ध्यान नहीं है और ना इनकी कोशिश है और ना इनका मुझे लगता है। और मैं लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से दुआ करता हूं कि हमारे अभय सिंह चौटाला जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और ये अपनी यात्रा पूर्ण करें। और लेकिन यात्राओं में दोनों लगे हुए हैं, कांग्रेस ने भी अभी यात्रा निकाली, इन्हें को लगा शायद कांग्रेस की यात्रा से कुछ फर्क पड़ने वाला है तो उन्होंने कहा हम भी यात्रा निकाल लेते हैं, लेकिन यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, काम करने से फर्क पड़ता है। और जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर जो काम कर रही है वो ऐसे ठोस काम कर रही है जिससे आज तो विकास हो ही रहा है, लेकिन आने वाले अगले 5 साल, 10 साल और 15 साल तक के भी जो विकास के जो कार्यक्रम जो तैयार किए गए हैं, वो कार्यक्रम के तहत आने वाले कई वर्षों तक हरियाणा का विकास इसी तरीके से चलता रहेगा। और जो हरियाणा की जो हमारी जनता है जो चाहती है कि भाई दोनों दोबारा से सरकार बनाए और जिसकी पूरे 100% चांसेस है कि दोनों। कुल मिलाकर उमेश जी ये देखा जाए कि 2024 का चुनाव गठबंधन में बीजेपी और जेजेपी एक साथ ही लड़ेंगे। नंबर 1 पूरे देश में जो है हरियाणा को नंबर 1 बनाकर जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो सपना है उसको हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे आप लोग। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकाला जाए कि 2024 का जो चुनाव होना है गठबंधन में बीजेपी और जेजेपी एक साथ ही ये चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जी। इसके अलावा मेरा आपसे सवाल है, वेद प्रकाश जी, आपने बातों को सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? तो जब आपने तो मुझे बोलने के लिए थोड़ी बुलाया है, मुझे सुनने के लिए बुलाया है, मैं सुन रहा हूँ। नहीं बिल्कुल वेद प्रकाश जी, आपको पूरा समय देंगे बोलने का, आप बोलिए अपनी बात रखिए। माफ करना मैडम, माफ करना, 1 घंटा हो गया, मैं मुश्किल से 1.5-2 मिनट आपने मुझे समय दिया है, आखिर का समय बचा है तो मैं वो भी चाहूंगा कि आप इन्हीं भाइयों को दे दो, मैं सुन लूंगा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहना। जब आपने मुझे बुलाया है सुनने के लिए तो मैं सुन लूंगा, बात खत्म हो गई। सर माफी चाहेंगे, आपको पूरा बोलने का मौका देंगे, आप अपनी बात रखिए। मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा, मैं आपके चैनल पे आऊंगा ही नहीं भविष्य में। मैं कोई पागल हूँ जो सुनने के लिए आऊंगा? माफ करना, वो मैं आ गया था गलती से, मैं कई दिनों बाद गलती से आ गया था, अब आपने फिर साबित कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। धन्यवाद आपका, सभी भाइयों को राम राम। कि सरकार में भी आने वाले हैं, चैनल से कोई नाराजगी नहीं, आप अपनी बात रखिए। जी, फाइनल कमेंट ले लेती हूं मैं आप सभी से। ओंकार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का पेट आंकड़ों से नहीं बढ़ता और इनके आंकड़े तो अपने आप में ही विरोधाभासी है। एक तरफ तो मेरे भाई अत्रे जी कह रहे थे कि देश में पर कैपिटा इनकम 2,96,000 पर व्यक्ति हो चुकी है। दूसरी तरफ ये कहते हैं 29.5 लाख परिवारों के हमने आयुष्मान कार्ड बना दिए, मतलब 29.5 लाख परिवार का मतलब है 1,80,00,000 व्यक्ति, उनकी आय खुद कह रहे हैं 1,80,000 से कम है। कैसे हो सकता है? अगर हम गुड़गांव और फरीदाबाद की पर कैपिटा इनकम बाहर निकाल देना तो बाकी के प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1 लाख से भी नीचे चली जाती है। ये आंकड़ों की बात करके जनता को बरगलाना चाहते हैं। प्रवीण जी आऊंगी आपके पास, बात रखिए। जनता को नहीं मालूम क्या डिफिसिट, जनता को नहीं मालूम क्या फिजिकल डिफिसिट है, क्या रेवेन्यू डिफिसिट है, जनता को कुछ नहीं मालूम। जनता को तो मालूम है उसकी परचेजिंग पावर कहाँ है। आज उसकी खरीदने की शक्ति खत्म हो चुकी है, पैसे जेब में नहीं है उसके। बिजली का बिल जनता को जब वो बोझ के नीचे दबा चुका है। आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति आज की डेट में करा रहा है, ये आपको भी पता है दीपिका जी, आज आम व्यक्ति की क्या स्थिति है, लेकिन ये सरकार से तो बरगलाने की कोशिश कर रही है। अभी मेरे भाई जेजेपी के प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि 2024 में तो हमारी सरकार बनेगी। जरा परवीन अत्रे जी से पूछना मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कहेंगे मनोहर लाल होगा, वो कहेंगे दुष्यंत होगा। इनके अपने के 2 मुख्यमंत्री बन चुके हैं ये सरकार, और एक ही व्यक्ति कह रहा है, जेजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो गठबंधन में लड़ेंगे। जरा अत्रे जी से पूछ लो, गठबंधन में लड़ेंगे? और इन दोनों की भी क्या वैल्यू है कहने की? जब तक ऊपर वाले नेता नहीं करेंगे ये कहां से गठबंधन में लड़ लेंगे? ये जरा इनसे स्पष्ट करो, जनता को बरगलाओ ना, जनता को बताओ आज तक आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कौन सा है, बता दीजिए। आज 3.25 साल होने को है, अगर इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना
तो उस प्रोग्राम में 5100 पेंशन भी होनी चाहिए थी, कहीं नहीं है। ये सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। हमारी 45 नहीं थी, हमारी एक है। दावे से कहते हैं एक है, सबको मालूम है एक है, दो नहीं है। लेकिन आपकी जो 10 है ना, उस 10 को संभाल के रखना, एक भी नहीं रहने वाली। ये सच्चाई बता रहा हूं। और प्रवीण अत्रे जी 47 से 40 पर आ गए थे, मैं मानता हूं हमारी एक है। 47 से 40 पर आ गए थे, 75 पार का नारा दे रहे थे। इस बार 40 से अगर 4 पर आ जाए, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। देखते रहना, यही होने वाला है। प्रदेश की ठीक है जनता। प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसके बाद उमेश जी मैं आपके पास आऊंगी। प्रवीण जी, समय कम है, इसलिए छोटे कमेंट में अपनी बात रखिए। खत्म कर दें। पहली बात, हम 47 से 40 पे आए, ये तो देख लिया ओंकार जी ने। लेकिन हम 2014 के अंदर 33% मत लिया था और 2019 के अंदर 36% मत लिया, वो नहीं देखा ओंकार जी ने कि हमारा 5 साल बाद मत प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है आपका, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना आपका। इनको ये पता होना चाहिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है। ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये दोनों दल आपस में बैठ के तय कर लेते हैं कि हमने किस तरह से आगे बढ़ना है, उसको हम कह देते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ये कोई अथॉराइज डॉक्यूमेंट थोड़ा होता है कि भाई छापो और इसको छाप के प्रिंट करा के दो जनता को। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए पर कैपिटा इनकम, मैंने पहले ही कहा था कि एनएलडी का बजट से कोई लेना देना तो है नहीं है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पूरे प्रदेश की आमदन को पूरे प्रदेश की जनसंख्या से अगर भाग कर दे तो वो होती है पर कैपिटा इनकम। अब जनता को इससे क्या लेना देना, वो बता देता हूं। भाई पूरे प्रदेश की आमदन जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो जनता के लिए खर्च होगी, जनता के फायदे के लिए खर्च होगी, ये जनता का लेना देना होता है उससे। इसलिए मैंने पहले कहा कि आईएनएलडी केवल आलोचना करती है। आईएनएलडी के पास ना कोई रोड मैप है, ना कोई ब्लू प्रिंट है, आईएनएलडी के पास कोई वैचारिक कोई ऐसा तथ्य नहीं है। केवल आ जाते हैं कि कुछ भी बोलो, आलोचना करो, 1 घंटा पास करो और अपने घर चले जाओ। भैया, आप सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे हो एक विधायक होते हुए, जो आपका अधिकार भी है, लेकिन जनता को बताओगे तो कोई रोड मैप तो दोगे, ये तो बताओगे कि हम आगे करेंगे क्या। जनता आपसे पूछती है कि आप सत्ता में उमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे नया क्या उम्मीद कर ले। ठीक है प्रवीण जी, उमेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ओंकार जी का दर्द समझता हूं। मैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए कुछ नहीं, और वो बार बार जो कह रहे हैं कि हमारे पास तो एक ही है, हमारे पास तो एक ही है, हमारे तो पास एक ही है। तो उनको पता है उनके पास एक ही है, खो जाएगा तो 0 हो जाएगा, आ जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा। तो इसलिए उनके दर्द को मैं समझता हूं। आपका जो दर्द है वो जायज है और नेशनल चैनल पे वो झलक भी रहा है। ओंकार जी, कोई बात नहीं, एक तो आपका आ ही जाएगा। बात करें। ठीक है, समय कम है, इसलिए चर्चा को आज यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। किसी और दिन ऐसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ ओंकार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सियासी दौर चल रहा है, सियासी बयानबाजियां चल रही हैं, एक तरफ जहां 2024 के लेकर तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयानबाजी, चुनावी सरगर्मियां तेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो सरगर्मियां हैं वो कहां तक पहुंचती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। 6 साल पहले